नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का चेक पोस्ट न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी और देखिए 7वें चरण का मतदान हो रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं और ये नतीजे इस बार किस तरह के रहेंगे, सवाल ये भी है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है और प्रेम कुमार जी को आप अक्सर देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत है आपका चेक पोस्ट न्यूज पर, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत आभार। और सर ये 7वां चरण क्या कह रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अब तक 7वें चरण की जो प्रवृत्ति नजर आ रही है उसमें पहले 2 घंटे का जो मतदान हुआ 11.5% के करीब हुआ और दूसरे 2 घंटे के मतदान में एक तेज बढ़ोतरी दिखी, 15% मतदान हुआ। ये लगभग वही पैटर्न है जो छठे चरण में देखा गया था, सेम पैटर्न है। तो इसमें हम एक बात खास तौर से चिन्हित करते हैं, वो ये कि जैसे उत्तर प्रदेश की सीटों को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस बार बंगाल के करीब मतदान हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, तेज मतदान, यानी 28% के करीब 4 घंटों में मतदान दिख रहा है और 28 से ही ज्यादा उसका भी है, बंगाल का भी है, लगभग बराबर है। अब इसमें जब हम सीटों के भीतर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो एवरेज मतदान है 28%, उससे कम 26% के करीब वाराणसी में मतदान होता दिख रहा है। तो वाराणसी में कम मतदान हो और बगल के चंदौली में ज्यादा मतदान हो, ये बात एक विश्लेषण का पॉइंट बनता है। चंदौली में हम विपक्ष की जीत होगी ऐसा लोग मान के चल रहे हैं, विश्लेषण में देखने को मिल रहा है। तो क्या वाराणसी में कम मतदान जो है इससे नरेंद्र मोदी जी की जीत होती दिख रही है, ये भी मतलब निकलता है। और हो सकता है कि वो कड़ी टक्कर में जीत जाए क्योंकि मतदान का प्रतिशत कम है, उसके ट्रेंड के हिसाब से हम बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि बाकी जगहों में जो तेज मतदान हो रहा है, यानी तेज मतदान की प्रवृत्ति अपोजिशन को के सपोर्ट में नजर आ रही है, ये मतलब निकल रहा है। और ये मतलब 5वें दौर के बाद से हम देख रहे हैं। 5वें दौर से पहले तक उल्टा मतलब था, स्लो मतदान से विपक्ष को फायदा होता दिख रहा था, लेकिन 5वें दौर के बाद से हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा मतदान जो है उसमें विपक्ष को फायदा दिख रहा है। ये एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 और 3 हिस्सों में, जो 4 और 3 करके हम देखें 2 हिस्सों में मतदान का, तो ये प्रवृत्ति मुझे दिख रही है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ, इस पूरे चुनाव में ये माना जा रहा है कि फरवरी मार्च के बाद पूरा चुनाव पलटा है। उससे पहले विपक्ष को लेकर बहुत सवाल हो रहे थे कि इंडिया गठबंधन में बिखराव है, और हम न्यूज चैनल्स की भी रिपोर्टिंग देख ही रहे थे, उनकी किस तरफ से रिपोर्टिंग हो रही थी, कैसी रिपोर्टिंग हो रही थी। 3 चेहरों का मैं चाहूंगी आप विश्लेषण करें। पहले यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी की बात हुई थी, इस बार यानी कि अखिलेश और राहुल गांधी की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। यूपी का विश्लेषण आप कैसे करते हैं इन 2 लड़कों के चेहरे पे, और प्रियंका गांधी भी है पीछे से वैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहा चुनाव विपक्ष को अवसर दे गया कि वो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष तैयार नहीं था और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से तैयार नहीं दिख रहा था। दूसरा है कि एक बेचैनी भी थी, सीटों की शेयरिंग नहीं हो पा रही थी, इंडिया गठबंधन स्वरूप में नहीं आ पा रहा था, ये सारी बातें थी। और लेकिन धीरे धीरे जब राहुल गांधी का रायबरेली में चुनाव लड़ना तय होता है और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना तय होता है, तो वो एक ऐसा स्ट्रगलिंग पॉइंट था जहां पर कि अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश भी होते हैं और अचानक से उत्साह में भी आ जाते हैं। दोनों चीजें वहां देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत धक्का लगा, चूंकि उनको उस नैरेटिव से लड़ना था कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया है। लेकिन तुरंत उस जब बातें समझ में आई, राजनीति जब समझ में आई, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने आप को संभाला कि नहीं, ये तो बहुत सही कदम है। राहुल गांधी एक सेंटर में एक सीट में क्यों फंस के रहेंगे, क्यों स्मृति ईरानी से थोड़े उनको लड़ना है, उनको तो नरेंद्र मोदी से लड़ना है, उनको देश के लिए नैरेटिव खड़ा करना है, विपक्ष को खड़ा करना है। ये सारी बातें जब समझ में आई तो जनता, जो कांग्रेस के समर्थक थे, वो लोग बहुत उत्साह के साथ जुड़ गए। और यहाँ से हम देख रहे हैं चुनाव को बदलते हुए उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि बाकी देशों में, देश के बाकी हिस्सों में चुनाव बदलते हुए हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद से देखा।
जो मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को आया, उसके बाद से चुनाव बदला। जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा चरण खत्म होते होते मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाना शुरू किया, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो चैंपियन होने लगा। राहुल गांधी हर चुनाव में, हर सभा में बोलने लगे, महिलाओं को हम 1 लाख रुपया देंगे, युवाओं को हम पक्की नौकरी देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, कर्ज माफी करेंगे, जितना तुम अंबानी अडानी को दोगे उतना हम गरीबों को देंगे। इस तरह की बातें वो जो लगातार बोलने लगे, सरकारी कर्मचारी रिक्तियों को भरने की बात, रोजगार देने की बात। तो इससे क्या है, एक पूरे विपक्ष को एक मोटे तौर पर नारा मिला, और ये नारा बिहार में ने तो जैसे तेजस्वी यादव रोजगार का पर्याय ही बन करके सामने आ गए। उन्होंने जोरदार तरीके से रोजगार को पकड़ा। इसको हम देखते हैं, एक बच्ची तेजस्वी यादव से मिलती है एयरपोर्ट पर, और उससे बातचीत जब होती है, उसके पिताजी कहीं विदेश से आ रहे थे, तो उस बच्ची ने कहा कि तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है पूछने पर उसने कहा कि हमें तो ये अच्छा लगता है कि ये सबको रोजगार देते हैं। अब ये जो छोटी बच्ची बोल रही है, इसका मतलब है कि ये नारा, ये बात घर घर पहुंच गई कि तेजस्वी यादव मतलब रोजगार। तो ये फर्क आया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उसी का असर, मतलब पूरे बिहार का असर जब उत्तर प्रदेश में आता है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मिलकर रैली करते हैं, तो ये बात एक नए किस्म से लोगों को जोड़ती है। और जोड़ने का कारण भी है, देखिए, 2 बातें स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में समझनी होगी। एक तो ये कि अखिलेश यादव को ये माना जाने लगा था कि ये मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए बोलने का जब वक्त आता है तो ये बहुत नरम हो जाते हैं, चुप्पी लगा देते हैं। तो उनकी प्रायोरिटी में अगर उनको मिलता मौका तो निश्चित रूप से वो बीएसपी को वोट करते, समाजवादी को नहीं करते। इसलिए आपको ध्यान होगा, जब अक़लियत समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने मिल करके अखिलेश यादव से कहा कि अगर ये चुनाव लड़ना है तो आपको इंडिया गठबंधन करना होगा, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना होगा। और यही दबाव जो था अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से जोड़ के रखा। वो तमाम चीजें आई जिसमें अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश भी बोला गया था कुछ समय पहले, और इवन अजय राय ने उल्टी सीधी बातें बोली थी अखिलेश यादव को। इसके बावजूद गठबंधन टूटा नहीं, गठबंधन बना। इसका कारण एक जरूरत से भी जुड़ा, राजनीतिक जरूरत बोलिए, मजबूरी बोलिए, और कांग्रेस में के प्रति जो पूरा मुस्लिम वोट्स का पूरे देश में अट्रैक्शन था, इस कारण से समाजवादी पार्टी को भी लगा कि अब मिल के ही चुनाव लड़ना होगा, अदरवाइज मुस्लिम वोट्स कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, ना हमें जीत मिलेगी ना उनको जीत मिलेगी, फिर बीजेपी निकल जाएगी। एक ये हुआ। दूसरी घटना हुई दलित वोटों की। जब बीजेपी नेताओं ने संविधान को खतरे में बताया, 400 सीट इसलिए चाहिए कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मैसेज जब गया, या कांग्रेस ये मैसेज देने में कामयाब रही उनके ही बयानों के हवाले से, तो ये बात समझ में आई दलितों को कि अब हमें भले मायावती जी का साथ छोड़ना पड़े इस चुनाव में तो छोड़ना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होने का वक्त आ गया, क्योंकि अभी खड़ा नहीं होंगे तो हमारा जब सब कुछ छिन ही जाएगा तो हम राजनीति क्या करेंगे। यानी वजूद के लिए एक तरह से दलितों ने भी एक स्टैंड लिया इंडिया गठबंधन के जुड़ने के साथ। तो दलित और मुस्लिम का स्टैंड जो है राहुल गांधी को करीब लाता है और स्ट्रांग बनाता है, और ये दोनों जब करीब आते हैं तो बाकी जो समीकरण है वो भी सजते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव बातें अखिलेश यादव ने भी इस बार की कि अपने कैंडिडेट्स को जब उन्होंने बांटा तो नॉन यादव को प्राथमिकता दी, नॉन यादव को उन्होंने खूब प्राथमिकता दी और पिछड़ों को। तो उससे भी क्या हुआ कि कैंडिडेट के आधार पर स्थानीय समीकरण को संभालने में आसानी हुई। तो ये हुआ। हालांकि थोड़ा और अगर प्रयास करते, मेरा तो ये मानना था कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर कुछ इस तरीके से उम्मीदवार देते कि कांग्रेस सवर्णों को देती और वो अति पिछड़ों और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन बनता तो और भी बेहतर परिणाम हो सकते थे। लेकिन फिर भी इन दोनों के गठबंधन ने इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। और हाँ, इसमें प्रियंका गांधी को भूलना नहीं होगा,
क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपने दम पर जो अपना उनका ये स्किल है, बोलने की स्किल है, उसको अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए, उम्मीद जगाते हुए, मैनिफेस्टो समझाते हुए, जनता से बात करते हुए, उनकी भावनाओं को से जुड़ते हुए, ये कम नेताओं में देखने को मिलता है जो प्रियंका गांधी में है। तो ये प्रियंका गांधी ने भी इस दोनों को हालांकि करीब लाने में भी प्रियंका गांधी का रोल रहा है। तो प्रियंका गांधी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो कम से कम। छोटे-छोटे सवाल लूँगी क्योंकि आपका वक़्त बहुत कीमती होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी को पानी पिला दिया, सियासी लैंग्वेज में कहें तो एक अकेले चेहरे ने, क्योंकि और कोई चेहरा नहीं समझ में आया। और बीजेपी का भी अगर मैं फेस ढूँढूँ, तो सेंटर से सिर्फ मोदी जी नज़र आते हैं। बिहार में कोई ऐसा फेस जो लगे कि हाँ, वो एक कैरिस्मेटिक है, करिश्माई चेहरा है जो तेजस्वी के सामने है। एक 34-35 साल का लड़का और एक लालू यादव की जो एक लेगेसी है, वो एक बर्डन भी लाती है। अगर कोई उसको देखे कि नहीं भई आपको ग्लैमर आ रहा है, तो वो बर्डन भी होता है, प्रेशर भी होता है, मेंटेन करने का चैलेंज होता है। अ, तो आपको लगता है कि तेजस्वी ने इस बार कमाल कर दिया? निश्चित रूप से कमाल किया। ये आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं कि किसी देश के किसी नेता ने 251 रैली नहीं की है, और हुँ। वो भी तेजस्वी यादव ने बिहार में ज़्यादा फोकस किया। कुछ सभाएं उनकी झारखंड में ज़रूर हुई, लेकिन मोटे तौर पर बिहार में ही ज़्यादा फोकस किया। 251 में हमें लगता है 5-7 रैली इधर-उधर हुई होगी, नहीं तो सब के सब, यानी पर कंस्टिट्यूएंसी 6 से ज़्यादा का एवरेज है। ये किसी नेता ने नहीं किया पूरे देश में। तो ये उनको एग्रेसिव बनाता है। इसके अलावा उन्होंने जो मछली खाते हुए वीआईपी के नेता के साथ में विजुअल डाला, या फिर और दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, अलग-अलग किस्म से और अलग-अलग मैसेज दिए। 200 सभाएं होने के केक भी काटे। तो इन सब से भी एक ज़बरदस्त मैसेजिंग देने का एक तरीका उन्होंने ईजाद किया। तो ये तरीका उनको एक डिस्टिंक्ट बनाता है। और हर इसमें हर सभा में उन्होंने जिस तरह से झूमते हुए अपने आप को जो तौलिया लहराते हुए जो दिखाया, वो एक शैली बन गई, वो एक स्टाइल बन गया। कई लोगों ने इसको कॉपी करने की भी कोशिश की, और उनके आते ही जो युवा दर्शक होते हैं, युवा समर्थक होते हैं, वो उसी स्टाइल में झूमने लगे। फिर उन्होंने एक गाना भी दिया, वो मैं भूल रहा हूँ, एक गाना उन्होंने दिया था जो झूमते वो गाते थे, कुछ ऐसा ही था, झूठ नहीं चलेगा टाइप से था कोई गाना, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो गाना भी बहुत चला था। हाँ, वो अगर आप याद दिला दें। हाँ, हाँ, मुझे तो उनका वो याद है सर, मिजाज रखिए टनाटन और पैसा आएगा फटाफट खटाखट। उस डायलॉग ने भी तो पूरा तो बड़ा लोगों की जुबान पे चढ़ गया। हाँ। ये खटाखट का श्रेय तो राहुल गांधी को जाता है। अब खटाखट से कोई फटाफट बनाए या सटासट बनाए, वो अलग बात है, लेकिन खटाखट के का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को है, जिसको भी उन्होंने थोड़ा सा और विस्तार दिया अपने भाषणों में। लेकिन वो गाना इस तरीके से एक प्रभाव उन्होंने छोड़ा। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सवर्ण विरोधी पार्टी के रूप में पहले देखा जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने सवर्णों को साथ लेकर के A to Z की बात की, तो इससे उनकी पार्टी की छवि, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से ही उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी, तो उन्होंने सवर्णों के खिलाफ वाली अपनी छवि को अलग किया। इस कारण से भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी और बढ़ी। और इस हालत ये है कि आपने ठीक पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं दिखता बिहार में जो कोई इतना एक्सेप्टेबल हो। एक तो सुशील मोदी जी का निधन हो गया इसी चुनाव के दौरान, वो इनएक्टिव भी थे, कैंसर भी था, तो उनसे बड़ा बिहार में कोई बीजेपी का चेहरा था नहीं। और बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उनको सेंटर में राज्यसभा भेज दिया और बिहार की राजनीति से अलग कर दिया। तो ये बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा उनके पास एस्टैब्लिश नहीं हुआ। रविशंकर प्रसाद जी जैसे व्यक्ति अपने लोकसभा सीट से बाहर निकल ही नहीं पाते, उसी में जूझते रहते हैं कि कैसे वो चुनाव जीत लें, तो इससे ज़्यादा उनका होता नहीं है। तो या अभी जो चौधरी जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी, ये लोग वैसे लोग हैं जो अपने विरोधियों को कट शॉर्ट करके अपनी ऊंचाई बढ़ाते हैं। बड़ी लकीर नहीं खींचते हैं, बल्कि दूसरों की लकीर छोटी करके खींचते हैं। जैसे ये उपेंद्र कुशवाहा को हराने में लग गए कि कैसे भी उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे तो हम कुशवाहा के कुर्मी के
कोई कुर्मी के हम बड़े नेता बन जाएंगे, इस तरीके से ये राजनीति करने लगे। तो इससे बीजेपी का या एनडीए का किसी का भला नहीं होना है। तो ये बीजेपी में चेहरे की कमी भी दिखी, और तेजस्वी ने यूनिफाइड तरीके से कांग्रेस को एक तरह से कहीं भी कोई विरोध का मौका नहीं दिया, लीड कर लिया कांग्रेस को साथ में रख करके, लेफ्ट को लीड कर लिया साथ में रख करके, और सबने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया बिहार में, किसी को कोई डाउट नहीं है। जी। तो इस चुनाव में बीजेपी से गलती कहाँ पर हो गई? न सिर्फ बिहार में, यूपी में, पश्चिम बंगाल को छोड़ दूं, मैं पूरे देश का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस आपसे चाहूं तो शॉर्ट में, कहाँ गलती हो गई बीजेपी से? गड़बड़ तो हो गई है, ये बात तो तय है। देखिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स और अहंकार, इस दो बातों के ही इर्द गिर्द गलती देखी जा सकती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स ये कि हम सारे विपक्ष के लोगों पर सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल करेंगे, जो करना है कर लो, और उसी में ये पॉलिटिक्स जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, वो अगर मेरे साथ एनडीए में आ जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, तो हम उसको छूट भी दे देंगे। ये यानी करप्शन के प्रति एक्शन हो रहा है, ये मैसेज खत्म हो गया। लोगों के बीच में ये था कि करप्शन मिटाने के लिए ये सबको कार्रवाई कर रहे हैं, ये मैसेज उन्होंने खुद ही खत्म कर लिया। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया, उससे बीजेपी की छवि बहुत खराब हुई कि इन्होंने नेगेटिव तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश की, ये बात आई। और उसके बाद जब कांग्रेस ने एक अच्छा मैनिफेस्टो दे दिया, तो उस मैनिफेस्टो से बेहतर मैनिफेस्टो देने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की, उल्टा उस मैनिफेस्टो की निगेटिव बातें निकालने की कोशिश की, जो उनको उल्टा पड़ा। यानी यहाँ भी नकारात्मक राजनीति है। और इसके अलावा जब कुछ नहीं सूझा उनको, तो उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर लिया, परमात्मा घोषित कर लिया, अविनाशी कहने लगे, और इस तरीके से खुद को ही भगवान, उनके नेताओं ने भी भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बता दिया। तो ये सारी चीजें लोगों को, जो धार्मिक व्यक्ति थे, जो भाजपा के समर्थक थे, उनको भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो कोई पॉजिटिव उन्माद आप देखेंगे, जो एग्जिट पोल करते हैं, उनके पोलस्टर्स जो हैं, वो जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बातों में भी ये बात आती है कि इस बार देश में मोदी के नाम पर या बीजेपी के नाम पर कोई लहर नहीं दिखी। तो लहर नहीं दिखी तो क्यों नहीं दिखी? इसका कारण यही सब था, क्योंकि आपने अपने कामों से उम्मीद नहीं बंधाई। तो जो लोग पहले से आपको चाहते हैं, वो भी टूटे, वो उनको भी निराशा लगी। तो इस कारण से वो जो समर्थक वर्ग से एक वोटर का बड़ा वर्ग पैदा होता है, वो समर्थक वर्ग तो बना रह गया, लेकिन उससे वोटर का बड़ा वर्ग पैदा नहीं हो सका। लोग घर में रहे, सुस्त रहे, उदासीन रहे। तो यानी जब अपने कार्यकर्ता को कोई नेता प्रेरित नहीं कर पाए, तो कार्यकर्ता दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा वोट देने के लिए? वहां तक बात गई नहीं, पहुंची नहीं। दूसरी तरफ लाभार्थी वर्ग जो था, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था। तो इस लाभार्थी वर्ग पर विपक्ष ने ऐसा डाका डाला कि 5 किलो अनाज तुम दोगे तो हम 10 किलो अनाज देंगे। और इसके अलावा रोजगार का नया वर्ग पैदा करना, महिलाओं को लुभाना, यानी लाभार्थी वर्ग में जबरदस्त डेंट लगाया इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने। तो इस वजह से ये लड़ाई जो है, हमें लग रहा है कि बदल गई, और हम तो इसका कहने की स्थिति में हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। अनम्यूट प्लीज। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप प्रेम जी। एक शॉर्ट सवाल लूंगी मैं आपसे। एग्जिट पोल आने वाले हैं सर, और एग्जिट पोल का कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से बहिष्कार कर दिया है कि भाई हम, जनता ने वोट कर दिया, ईवीएम में वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में मतदान कैद है लोगों का, और 4 तारीख को फैसले आ जाएंगे। उससे पहले जो टीआरपी का खेल होगा, और वो उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। 4 तारीख के बाद फिर डिबेट में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि मीडिया मंडली जो है वो एक माहौल बनाएगी कि 300 से ज्यादा बीजेपी ला रही है, लेकिन तुम अपने बूथ को मत छोड़ना, ईवीएम जहां रखे हुए स्ट्रॉन्ग रूम्स को मत छोड़ना, जीत का प्रमाण पत्र लिए बिना नहीं हिलना। तो ये क्या कहता है सर? ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही ऑपोजिशन की? ये बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, और लॉजिकल भी है कि एग्जिट पोल तो एक दिन आता है जब अंतिम चरण का चुनाव खत्म हो जाता है। जैसे 1 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 1 तारीख की शाम में, 1 जून की शाम में आना है। लेकिन एग्जिट पोल करने वाले लोगों ने तो पहले ही एग्जिट पोल के आंकड़े खोल दिए हैं। उन्होंने विश्लेषण करने के नाम पर, जाहिर बात है 6 चरण के एग्जिट पोल तो उनके पास रहे ही होंगे।
जब मेरे पास एग्जिट पोल के आंकड़े आ जाएंगे और तब मैं कोई राय रखूंगा, तो उस राय पर एग्जिट पोल का असर तो होगा ही। तो वो उस असर के प्रभाव में वो बात उसको मैनिपुलेट करने लगे, और मैनिपुलेट इस तरह से करने लगे, उनकी ही बातों से ऐसा भी लगने लगा कि बीजेपी की जैसी कोई लहर नहीं है। उनकी ही बातों से वो जबरदस्ती ये दिखाते हुए दिखे, बताते हुए दिखे कि बीजेपी को मैजिक फिगर आ जाएगा, उससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी। अरे जब लहर नहीं है तो मैजिक फिगर कैसे आ जाएगा, इसको वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने ये सोचा कि एग्जिट पोल की डिबेट में अगर हम जाते हैं तो सारे चैनल वाले यही कहेंगे कि आप हार रहे हैं, इसीलिए नकार रहे हैं, और इससे ज्यादा बोलने का अवसर नहीं देंगे और चुप कर देंगे, और ज्यादातर लोग बोलने वाले ये होंगे कि बीजेपी आ रही है। तो आंकड़े क्लियर हैं, ये लोग 300-350 तक सीट बताएंगे। तो ऐसे में इस नकली एग्जिट पोल में भाग लेने की क्या आवश्यकता है। पुराने भी एग्जिट पोल्स भी हैं, तो उसमें भी देखिए एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते। मान लीजिए ओवरऑल टैली अगर 3-4 सर्वेयर्स की सही भी हो जाती है तो उनका स्टेट वाइज टैली सही नहीं होता है। इसका मतलब भगवान भरोसे ही सही होता है कोई टैली, अधिक से अधिक ये सही होता है, ये जीत रहे हैं ये हार रहे हैं, कितने से जीत रहे हैं कितने से हार रहे हैं वो भी सही नहीं होता है। तो ये एक तरह से चुनाव परिणाम और एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट नतीजे आने तक और चुनाव होने तक के बीच का एक मनोरंजन का खेल बनकर रह जाता है, जिसका नुकसान इस रूप में होता है कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभाव डाला जा सके उस पर, ताकि एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो ले सके। तो प्रेम कुमार जी, हमने यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तक, साउथ का भी हमने जिक्र कर लिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना में क्या हो रहा है। एग्जिट पोल तो जो दिखा रहे हैं उन सबसे परे आपका अपना एक विश्लेषण, आपने कई चुनाव देखे हैं, सरकारें आती जाती देखी हैं, आपका नंबर, आपके पास जो नंबर है वो पिटारा खोलिए, आप किसकी सरकार आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए मैंने बताया कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और इसमें जो आंकड़े हैं हमने जो जोड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए 307 सीट का आकलन है हमारा, 307, और एनडीए गठबंधन के लिए 204 सीटों का आकलन है। और इसमें हमें लगता है कि जो अंडर करंट है उसको मापने में अगर हमसे गलती होगी तो उसकी गहराई को मापने में गलती होगी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सीट और आगे बढ़ेगी, ये घटने के कोई आसार नहीं है। ये आकलन जो है 307 से आगे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जैसे कांग्रेस का है, कांग्रेस को अपनी सीटें कितनी आएंगी, तो मेरा मानना है कि ये 140 भी हो सकती है, 160 भी हो सकती है, कांग्रेस के अपने दम पर इतनी सीटें हो सकती है। ये बात आज सुनने में अनहोनी लग सकती है, लेकिन जब 4 जून को आंकड़े आएंगे तो ये अनहोनी नहीं लगेगी। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश तक में भी वो 10 सीटें ला सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस 10 सीटें लाएंगी। तो इसी तरीके से आपको राजस्थान में 10 से ज्यादा सीटें लाती दिख रही हैं, मध्य प्रदेश में 5 और 10 के बीच फिगर रह सकता है, तेलंगाना में 12 सीटें जीत सकती हैं, उससे ज़्यादा 15 भी हो सकता है, लेकिन 12 निश्चित जीत रही हैं। कर्नाटक में लोग चौंकेंगे जब 20 या उससे ऊपर का फिगर कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तो ये केरल में कांग्रेस के लिए एक तरफा माहौल है, हालांकि वो लेफ्ट से लड़ रही है, वहाँ बीजेपी से नहीं लड़ रही है, लेफ्ट का नुकसान करके कांग्रेस वहाँ आगे रहेंगी। तो कांग्रेस को बिहार में भी जो गठबंधन में है, हालांकि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, लेकिन 3-4 सीटें उनको मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को हरियाणा में 8 सीटें तक मिल सकती हैं 10 में से, ये दिख रहा है, जो बहुत बड़ा गेन होगा। दिल्ली में कांग्रेस कम से कम 2 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं, जो कांग्रेस को गेन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से लड़ते हुए कांग्रेस अपनी सीटें बचाती हुई दिख रही हैं, 1 सीट बढ़ जाए, हो सकता है, घटने वाला नहीं है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सीटें मिलती दिख रही है, पूर्वोत्तर में कांग्रेस सीटें हासिल करती दिख रही है। तो कांग्रेस को इस बार अपनी वर्तमान ताकत से 3 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस उसका होता दिख रहा है। हॉटेस्ट सीट एक दिल्ली की, आपने दिल्ली का जिक्र किया, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं इस बार मनोज तिवारी अनडाउटेडली जीत रहे हैं, कोई संदेह ही नहीं है कन्हैया कुमार की जीतने को लेकर के, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स का और मुस्लिम वोटर्स का, इसके अलावा यूथ का जो एक तरफा रुझान देखने को मिला है, मनोज तिवारी टिके नहीं उनके सामने कहीं। ठीक है, ये आपने बड़ी मजेदार बात कही। और यूपी को लेके आप क्या कहते हैं कि यूपी में कितनी सीटें ले आएगा गठबंधन?
गठबंधन का हम मिनिमम ना हमने 32 सीटें रखी हैं, कम से कम अच्छा। 32 सीटें जरूर आएंगी हुँ, गठबंधन की, और 48 बीजेपी के लिए। लेकिन जो पांच छठा और सातवां चरण हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये गठबंधन की और सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। ये मिनिमम का है, इससे ज्यादा बढ़ेंगे। वो जो हमने कहा ना कि 307 से ज्यादा आएगा, तो वो इसी हिसाब से आएगा। अगर 32 से ज्यादा इंडिया गठबंधन को आता है, तो यानी पलट जाता है, मान लीजिए 48 गठबंधन को आ जाए और 32 बीजेपी को आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में टोटल टैली भी 307 से बहुत ऊपर चली जाएगी। ये बहुत मज़ेदार आंकड़े आपने साझा किए, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद भी आएँगे। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने अपने कीमती समय में से वक़्त निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप आए और मैं तो अपील कर लेती हूँ आपसे भविष्य की भी कि आप ज़रूर हमें समय दिया कीजिएगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े।